गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था थॉमस हॉब्स, जो कि समझौता सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कहे जा सकते हैं यानी कहे जाते हैं। समझौता सिद्धांत यानी समझौता सिद्धांत किससे संबंधित था? राज्य की उत्पत्ति से, राज्य की उत्पत्ति से। और इसके प्रतिपादक हमने, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, हॉब्स लॉक और रूसो, जो कि पाश्चात्य विचारक है और इनको समझौतावादी विचारक के रूप में जाना जाता है। समझौतावादी कह लो या संविदावादी सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो पाश्चात्य विचारक थे हॉब्स, लॉक और रूसो, इसमें से आपने टॉपिक लिया हॉब्स। कल हॉब्स के बारे में मैंने कल आपको थोड़ा बहुत बताया। और क्या है, हमारा टॉपिक चल रहा था हॉब्स का संपर्कता सिद्धांत। थॉमस हॉब्स का संपर्कता सिद्धांत। सबसे पहले यानी आपको पता होना चाहिए कि संपर्कता क्या होती है। संपर्कता वह शक्ति होती है यानी जो एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निर्धारित या समाहित होती है। संपर्कता का क्या है, आगे विभाजन नहीं किया जाता। यानी क्या है, संपर्कता क्या होती है, अविभाज्य होती है, उसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। यानी क्या है, हॉब्स का संपर्क क्या था, निरंकुश था, हम आगे पढ़ेंगे। और साथ में क्या है, हमारा टॉपिक चल रहा था संपर्कता का सिद्धांत। उसमें हमने पहला किया कि संपर्क समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है। संपर्क समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है। ये हम पिछले लेक्चर में इस पॉइंट का वर्णन कर चुके थे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये जो संपर्क है समस्त विधेयात्मक यानी क्या है, संविधान के अनुसार, यानी क्या है, संपर्क के अनुसार, यानी संपर्क ने जिस कानून का निर्माण कर दिया है, यानी हम कह सकते हैं कि हिटलर और मुसोलिनी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। यानी उसके मुख से निकले वाले ही कानून है। यानी संपर्क एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह हो सकता है और उसके द्वारा बनाए गए यानी विधेयक ही क्या कहेंगे, कानून है। जैसे कि बुक की लैंग्वेज में हमने किया कि संपर्कता का सिद्धांत यानी सबसे प्रमुख विशेषता यही है और वह समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत होता है, अधिकारी होता है। इसके साथ ही संपर्क का सार इस बात में है कि व्यक्ति समूह को समस्त समाज की ओर से, यानी हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को, एक व्यक्ति हो सकता है और व्यक्ति समूह भी हो सकता है। यानी व्यक्ति समूह को सभी अधिकार होते हैं कि वह किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि वह समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत होता है, अधिकारी होता है। इसके साथ ही आगे यानी संपर्कता का सार इस बात में है कि किसी व्यक्ति समूह को समस्त कानून की ओर से यह निर्णय करने का अधिकार होता है कि समाज को शांति और सुरक्षा के लिए क्या करना उचित है। यानी हम इसके साथ ये जोड़ सकते हैं कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना, कौन सा कानून पारित करना है, ये सब कौन, संपर्क ही निर्धारित करता है। इसके साथ ही आगे हमने किया कि संपर्कता समस्त प्रजाजन के लिए मान्य होने
प्रयोग यानी दूसरे शब्दों में ऐसे प्रयोग करेंगे कि जनता के लिए मान्य होता है और जनता के लिए लोक कल्याणकारी स्वरूप को लिए हुए होता है। इसके साथ ही हम इसका दूसरा पॉइंट करेंगे कि संप्रभुता अविभाज्य होती है। पहला हमारा था संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानून का स्रोत है। दूसरा संप्रभुता अविभाज्य होती है, यानी होब्स के संप्रभुता सिद्धांत का हमारा दूसरा पॉइंट यह है कि संप्रभुता अविभाज्य होती है, यानी उसका विभाजन नहीं होता, यानी यह है संप्रभुता में केंद्रीकरण का भाव निहित होता है। लोकतंत्र की जैसे विकेंद्रीकरण का भाव निहित नहीं होता, यानी क्या है संप्रभुता का आगे हम हस्तांतरित नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये याद रखोगे, हस्तांतरित नहीं कर सकते, यानी क्या है संप्रभुता का आगे विभाजन हम नहीं कर सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संप्रभुता असीमित होती है और अविभाज्य होती है। सबसे प्रमुख विशेषता है उसकी असीमितता, यानी संप्रभुताधारी क्या है ईश्वरीय है, प्राकृतिक और क्या है अन्य किसी कानूनों से यानी ऊपर होता है, और इसके साथ ही वह राजकीय कानून संप्रभु की आज्ञाएं और इन सबसे ऊपर होता है, यानी संप्रभु क्या है राजकीय कानून और जो राजा की यानी हम क्या देते हैं राज की आज्ञाएं हैं उनसे ऊपर होता है, उसकी शक्तियां असीमित होती है और उस पर यदि कोई अंकुश या नियंत्रण लगाए तो वह संप्रभु ही नहीं रह जाता। यानी क्या है अगर हम संप्रभु पर कोई अंकुश या नियंत्रण लगा दें, संप्रभु पर कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं लगता, अगर हम संप्रभु पर कोई अंकुश या नियंत्रण लगा दे तो वह संप्रभु ही नहीं रहता, यानी अविभाज्य की जगह हम क्या लिख सकते हैं संप्रभुता असीमित होती है, यानी उस पर किसी का भी राज्य का सरकार का कोई अंकुश नहीं होता। इसके साथ ही संप्रभु अनुबंध से भी बाध्य नहीं है, अनुबंध यानी समझौता, अनुबंध का दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं समझौता, अनुबंध को समझौता भी कहते हैं, यानी क्या है अनुबंध के अधीन भी नहीं है, यानी क्या है होब्स द्वारा जो होब्स के द्वारा समझौते के साथ जो राज्य की स्थापना की गई थी और निरंकुश राजा की कल्पना की गई थी, वो भी उस पर यानी समझौता भी या अनुबंध भी उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता, किस पर संप्रभु पर। चौथी बात यानी सामने आएगी संपत्ति की दृष्टि से, यानी सृष्टि भी संप्रभु ही करता है, क्योंकि संपत्ति के कानूनी अधिकार का जन्म राज्य के साथ ही हुआ है, यानी संपत्ति पर भी किसका अधिकार है संप्रभु का ही अधिकार है। इसके साथ संपत्ति का सृष्टा संप्रभु होने के कारण संप्रभु जब चाहे व्यक्ति से उसकी संपत्ति ले सकता है, यानी क्या है संप्रभु को जब सारी संपत्ति पर अधिकार होगा तो संप्रभु किसी भी व्यक्ति से उसकी संपत्ति छीन सकता है। एक चीज ये याद रखोगे, संप्रभु संपत्ति का अधिकारी, संपत्ति का अधिकारी होता है, वह किसी व्यक्ति की संपत्ति छीन सकता है। और इसके साथ ही संप्रभुता की असीमितता पर अपने वक्तव्य देते हुए होब्स ने कहा है कि जो कुछ भी राज्य द्वारा निर्मित
कानून के अनुसार है। और कानून यानी हम इसको इस प्रकार समझेंगे कि जो कुछ भी कानून के अनुसार है वह क्या है, यानी जो कानून के अनुसार है वह निर्मित कानूनों के साथ क्या है, उचित और न्यायपूर्ण है। जो कानून के अनुसार है वह उचित है और न्यायपूर्ण है। यानी हम कह सकते हैं कि कानून का निर्माण कौन करेगा, संप्रभु करेगा। यानी संप्रभु कानून का निर्माण करेगा और कानून के अनुसार जो उचित है यानी वो न्यायपूर्ण है वही क्या है, संप्रभु है। और संप्रभु ही कानून का निर्माण करता है। इसके साथ ही यानी जो अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनैतिक है यानी क्या है, जो कुछ भी संप्रभु के विरुद्ध है, जो कुछ भी संप्रभु के विरुद्ध है वह क्या होगा, अनुचित और अन्यायपूर्ण। वह अनुचित और अन्यायपूर्ण है। इस प्रकार ये हॉब्स के शब्दों में हम कह सकते हैं कि यानी संप्रभु ही कानून का निर्माण कराएगा और जो कानून के अनुसार है वही उचित है और मान्य है। जो कुछ भी संप्रभु के विरुद्ध है यानी कानून के विरुद्ध है वो क्या है, अन्यायपूर्ण और अनुचित है। इसी प्रकार हम आगे करेंगे कि संप्रभु शुभ अशुभ, नैतिक अनैतिक, न्याय अन्याय और संपत्ति के अधिकारों का स्रोत होता है। यानी क्या है, संप्रभु की इससे आगे इसको उपमा दी गई है कि वो शुभ अशुभ, न्याय अन्याय, नैतिक अनैतिक सबका क्या है और संपत्ति का भी वह क्या होता है, पोषक और रक्षक होता है। इस संबंध में वो सर्वे सर्वा होता है। इसके साथ ही हम आगे करेंगे कि वह स्वयं नैतिकता से ऊपर होने के कारण उससे बाध्य नहीं है। यानी एक चीज आप ये ध्यान रखोगे कि संप्रभु इन कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। संप्रभु जो भी अपने लिया यानी इन कानूनों का पालन करने के लिए, कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी क्या है, संप्रभु सर्वे सर्वा है और वह जो कानून का निर्माण करेगा वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके साथ ही अगला पॉइंट करेंगे, संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। स्रोत है, अधिकारी है। संप्रभु समस्त प्रशासनिक शक्तियों का, समस्त प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है, साधन है। यानी क्या है, प्रशासन यानी समस्त प्रशासन और यानी क्या है, किसके आधार पर चलेगा, किसकी इच्छा पर चलेगा, संप्रभु की इच्छा के अनुसार। यानी संप्रभु समस्त प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है और वह प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, उसका श्रेणीकरण करता है और समस्त अधिकारी को उनके द्वारा प्रदान की गई ही शक्तियों का उपभोग करता है। क्या है, समस्त प्रशासनिक अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति। यानी संप्रभु ही समस्त प्रशासनिक
अधिकारियों की नियुक्ति करेगा और साथ में वही उन अधिकारियों का श्रेणीकरण करेगा, यानी आगे छोटे छोटे विभागों में विभाजन करेगा, या यूं कह लो पद सोपान की प्रक्रिया शुरू होगी। और सभी प्रशासनिक कर्मचारियों को संप्रभु की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा संप्रभु अधिकार केवल संप्रभु में ही निहित। अधिकार केवल संप्रभु में ही निहित। अधिकार केवल संप्रभु में ही निहित, यानी ये पॉइंट पहले भी आ चुका है कि समस्त अधिकार, चाहे वो कानून निर्माण संबंधी हो, चाहे प्रशासन संबंधी हो, चाहे न्याय से संबंधित हो, समस्त अधिकार संप्रभु में निहित होते हैं। संप्रभु एक व्यक्ति विशेष या संस्था के रूप में हो सकता है। यानी हम करेंगे कि होब्स के अनुसार न्याय का एकमात्र स्रोत क्या है? किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च या अन्य किसी समुदाय के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता। यानी हम इसको ऐसे कहकर पुष्टि करेंगे, कैसे कि सारे अधिकार संप्रभु के पास ही है, ना किसी परिवार के पास, ना किसी संस्था के पास, ना किसी धर्म के पास और ना ही किसी चर्च के पास। तो समस्त अधिकार किसके पास होंगे? संप्रभु के पास ही निहित होंगे। इसके साथ ही यानी और वह इस बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति और समुदायों का एकमात्र स्रोत कौन है? संप्रभु है। यानी इसको आगे विभाजित कर दिया कि समुदाय और संगठनों को चलाने का एकमात्र स्रोत किसके का अधिकारी कौन है? संप्रभु ही है। इसके साथ ही व्यक्ति या समुदाय संप्रभु के विरुद्ध किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते। यानी क्या है? सिर्फ आत्मरक्षा का अधिकार, ये ध्यान रखना, आत्म रक्षा का अधिकार। यानी क्या है? सारे अधिकार संप्रभु में ही निहित है। ये और क्या है कि ना किसी परिवार के पास, ना किसी धर्म के पास, ना किसी संस्था के पास, यानी ये संप्रभु यानी सारे अधिकार है, बल्कि यानी आत्मरक्षा के अधिकार को छोड़कर बाकी सभी अधिकार किसके पास है? संप्रभु के पास। और क्या है? संप्रभु ही सर्वे सर्वा है, उसके विरुद्ध कोई राज्य कार्यवाही ही नहीं कर सकता, यानी उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। युद्ध और शांति का निर्णायक अगला हमारा पॉइंट है 5वां पॉइंट, युद्ध और शांति का निर्णायक। यानी इतना सब कुछ बता देने के बावजूद, यानी इसमें तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जैसे युद्ध और शांति का निर्णायक कौन है? संप्रभु ही है। वही युद्ध की घोषणा करता है और आंतरिक शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य भी संप्रभु का ही है। संप्रभु पर किसी बाह्य शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। जिस प्रकार होब्स ने केवल आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी, यानी क्या है? आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभु को सारे अधिकार प्रदान कर देता है। यानी दूसरे देशों के साथ युद्ध, संधि, वार्ता, समझौते करने का अधिकार भी होब्स अपने संप्रभु को ही दे देता है। इसके साथ ही यानी उसके अनुसार युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णायक कौन है? संप्रभु। युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णायक कौन है? संप्रभु ही है। यानी अंतिम निर्णायक स्थिति किसकी होगी? संप्रभु की होगी। आगे हम करेंगे, यानी संप्रभु के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छा अनुसार युद्ध, शांति, समझौते, संधि, वार्ता, ये क्या है? समझौते का मार्ग अपनाया जा सकता है और उसकी इच्छा अनुसार ही सैन्य शक्ति का प्रयोग करने का भी
अधिकार है, यानी इसके साथ साथ ही संप्रभु को सैनिक शक्ति का प्रयोग करना का अधिकार भी प्राप्त है। ये तो हमने किया युद्ध और शांति के निर्णायक में संप्रभु की भूमिका, यानी आंतरिक शांति और व्यवस्था, यानी आंतरिक क्षेत्र में तो होप्स का संप्रभु निर्णायक है ही, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी होप्स ने अपने संप्रभु को सारी शक्तियां प्रदान कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट, संप्रभुता अविभाज्य और अदेय होती है। छठा हमारा पॉइंट है संप्रभुता अविभाज्य और अदेय होती है। यानी क्या है, होप्स ने कहा कि संप्रभुता का आगे विभाजन नहीं किया जा सकता, संप्रभुता का आगे हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, और अदेय संप्रभुता दूसरों को प्रदान नहीं की जा सकती। यानी होप्स ने संप्रभुता के केंद्रीयकरण की बात की है, विकेंद्रीकरण की बात नहीं की, जो कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। इसमें शक्तियों का क्या है, केंद्रीयकरण पाया जाता है, और केंद्रीयकरण किसमें है, संप्रभु में। इस प्रकार होप्स ने कहा है कि हमारा संप्रभु क्या है, यानी शक्तियों का ना तो विभाजन करता है और ना ही किसी को हस्तांतरित करता है। यानी क्या है, होप्स के अनुसार संप्रभुता अविभाज्य है, अदेय है। संप्रभुताधारी व्यक्ति संप्रभु का कोई भी गुण और अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता, और इसके साथ ही वह अन्य किसी को उसमें भागीदार भी नहीं बना सकता। यानी क्या है, संप्रभुता आगे विभाजित नहीं की जा सकती और वो उसमें उसके किसी का सहयोग भी यानी भागीदारी भी नहीं ले सकता। तो संप्रभुता अगर यदि वह ऐसा करने का प्रयत्न करता है, यानी संप्रभुता को आगे प्रदान करता है, तो क्या है, वह संप्रभुता ही नष्ट हो जाती है, ऐसा होप्स का मानना था। और अगली हमारी यानी संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषता होगी संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी। सातवां हमारा पॉइंट है संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी। यानी क्या है, इससे हमें स्पष्ट हो रहा है वाक्य से, यानी क्या है, संप्रभुता का क्षेत्राधिकार यानी सीमा क्या है, सर्वव्यापी है। वह एक क्षेत्र या एक जगह विशेष पर नहीं, यानी पूरे यानी देश पर लागू होती है, यानी उसका क्षेत्राधिकार क्या है, सर्वव्यापी है। यानी संप्रभुता का क्षेत्राधिकार क्या राज्य में सर्वव्यापी है, और इसके साथ ही उस पर कोई व्यक्ति या समुदाय इससे मुक्ति का दावा नहीं कर सकता। यानी क्या है, सारे लोग यानी समस्त क्षेत्राधिकार यानी सभी सारा राज्य संप्रभु के अधीन ही कार्य करेगा, यानी संप्रभु के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आएगा। व्यक्ति की अलग से अपनी कोई यानी शक्ति नहीं होगी, वह संप्रभु के अधीन ही कार्य करेगा। इसके साथ होप्स को सभी परंपरागत प्रतिबंधों से मुक्त कर ऐसे संप्रभु का प्रतिपादन किया है जो विधि यानी कानून, शुभ अशुभ प्रशासन, अधिकार, न्याय और नैतिकता, युद्ध और शांति का एकमात्र स्रोत है। यानी इसमें सभी कुछ आ गया, यानी होप्स ने संप्रभु को सारे अधिकार प्रदान किए हैं, यानी वह क्या है, समस्त कानूनों का स्रोत है, उसकी सत्ता अविभाज्य होती है, अदेय होती है, और क्या है, असीमित होती है। दूसरा, वह समस्त प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र अधिकारी होता है, और इसके साथ सारी संप्रभुता, सारे अधिकार, स्वतंत्रता इसमें निहित होती है, संप्रभु में ही निहित होती है। और अगर संप्रभु अपने अधिकारों को आगे हस्तांतरित कर देता है तो होप्स के अनुसार क्या है, वह संप्रभु नहीं रहता, और संप्रभुता का क्षेत्राधिकार क्या है, संपूर्ण राज्य के वासियों पर है, और कोई भी व्यक्ति इससे मुक्त नहीं कहा जा सकता। वह शांति और युद्ध दोनों का प्रतीक है, और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र
सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। कैसे? कुछ लोग इसे इसलिए अस्वीकार करते हैं कि यह असत्य और अवास्तविक है। यानी कुछ लोगों का मानना है कि जो हॉब्स ने संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वास्तव में वैसा संप्रभु क्या है कि उसकी पूरी कल्पना है, वास्तविकता से वह परे है। उसकी धारणा थी कि कोई भी वास्तविक प्रभु सत्ताधारी ऐसी असीमित और निरंकुश शक्तियां नहीं रखता। यानी उसका मानना है कि उसकी आलोचकों का अनुसार यानी कोई भी प्रभु सत्ताधारी या संप्रभुताधारी व्यक्ति इतनी असीमित और निरंकुश शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। इसके साथ ही उसने कहा कि आरोप लगाया कि इस सिद्धांत का दूसरा आरोप, जैसे राइटर है वाहन, उन्होंने कहा कि इसे खतरनाक कहकर इस पर आरोप लगाया जाता है कि यह एक नग्न निरंकुशवाद की स्थापना करता है जो प्रजाजन को दमनकारी या अत्याचारी शासन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान नहीं करता, समस्त प्रजा को दास्ता की बेड़ियों में बांध देता है। यानी क्या है? संप्रभुता सिद्धांत के आलोचक कहते हैं कि ये क्या है, समस्त प्रजाजन के हित की बात यानी उन्हें स्वतंत्रता और अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि क्या है, समस्त राज्य के लोगों को दास्ता की बेड़ियों में बांध देता है। इसके साथ ही आलोचकों ने कहा इस प्रकार आलोचनाओं का औचित्य नहीं है। यानी हम अब दूसरा पक्ष रखेंगे, यानी स्वयं हॉब्स ने भी स्वीकार किया है कि अधिकांश संप्रभु ऐसी व्यापक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी संप्रभु शक्तियों का यानी कोई भी व्यक्ति यानी निरंकुश शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, और इसके अतिरिक्त निरंकुश संप्रभुता का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि यानी कोई भी जो संप्रभु है वो अविभाज्य है, अदेय है, और क्या है, उनकी शक्तियों का यानी वो जनता के हित में ही प्रयोग करेगा। उसने सामाजिक सुरक्षा व्यक्ति के कल्याण के लिए आवश्यक माना। यानी उसने क्या है, उसने कहा है कि हॉब्स का जो संप्रभु है, जो भी कानून का निर्माण करेगा, जो भी कार्य करेगा, यानी वो व्यक्ति के हित और अधिकारों को ध्यान में रखकर ही करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समय के शासक वास्तव में करते थे, वो उनका ध्येय था कि निर्धारित करना कि आदर्श रूप में प्रभु सत्ता के पास क्या क्या शक्तियां होनी चाहिए, और यदि वह क्षमता पूर्वक उन कार्यों को करता है तो उसके लिए राज्य की स्थापना की जाती है। यानी उन्होंने कहा कि ये शक्तियां तो उन्हें राज्य में यानी शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है, वास्तव में संप्रभु अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता का ध्यान रखता है। इस प्रकार आज हमने हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम करेंगे यानी हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत, उसमें करेंगे मानव स्वभाव कैसा था, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, यानी किन परिस्थितियों से तंग होकर मनुष्य ने समझौता किया, और समझौते के पश्चात समझौता क्या था, और समझौते के पश्चात कैसे राज्य की कल्पना की। धन्यवाद।